हाँ, तो क्लास 9th के बच्चे, ये आपका इंग्लिश का बुक है। बुक का नाम है बिहाइव और लेसन नंबर है 8 और लेसन का नाम है काठमांडू। काठमांडू, इसके जो राइटर हैं वो एक ट्रैवलर राइटर है, विक्रम सेठ नाम है। विक्रम सेठ दिल्ली में ही रहते हैं और इनके कई सारे बुक्स हैं, किताबें हैं, आप पढ़ोगे और बहुत ही अच्छा लिखते हैं ये भी है इनमें। तो विक्रम सेठ यहाँ पर काठमांडू की यात्रा किए हैं और फिर वापस जो है वो दिल्ली आए हैं। तो इस यात्रा विवरण को लिखे, आप लोग जानते होंगे कि यात्रा विवरण को इंग्लिश में इटिनरी कहते हैं हम, और इटिनरी लेखक हैं ये, अच्छा लिखते हैं। ये किसी भी कहानी को पोयम में बदल देते हैं। इनका एक पोयम है वाटरमेलन वाला, बहुत फेमस है, कभी फुर्सत हो तो पढ़ना। तो आइए सबसे पहले हम जो है वो विक्रम सेठ की इस यात्रा को पढ़ते हैं। ये लिखते हैं कि आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। ये काठमांडू पहुंच चुके हैं। आप जानते हो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में पहुंचकर एक सस्ता सा चीप रूम लेते हैं और उसमें पहले वो 2-4 घंटे सो लेते हैं, क्योंकि इनको कई दिन हो गया था सोए हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, मिस्टर शाह, यानी कि उनके जो एक गाइड उनको लेना था, क्योंकि कहीं किसी भी शहर में जाओ कहीं अनजान, तो आप एक गाइड रख लो वहां पर, वो आपके साथ घूमेंगे और उसको आपको कुछ पे करना होगा, पैसा देना होगा। तो मिस्टर शाह के सन और नेफ्यू, ये दोनों मुझे आज काठमांडू का जो टेम्पल है, वो बहुत फेमस टेम्पल है, उसी टेम्पल की ये लोग हमें यात्रा करवाएंगे, दिखाने ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम हिंदू टेम्पल को देखेंगे जिसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर के बाद हम एक बुद्धिस्ट टेम्पल को भी देखने जाएंगे कि यहाँ पर विहार है बुद्धिस्ट लोगों का, और वो भी बहुत फेमस है। पशुपतिनाथ के जब मंदिर को हम देखने गए तो बाहर से ही काफी ज्यादा शोर गुल कोलाहल था। देयर वॉज लॉट्स ऑफ नॉइज, ट्यूमल्ट और कोहराम मचा हुआ था मंदिर के बाहर ही। इसके अलावा आप देखोगे कि वहां पर में ये लिख रहे हैं कि देयर वॉज अ फेब्राइल कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। वहां पर प्रीस्ट भी थे, हॉकर्स थे, डिवोटीज थे, टूरिस्ट, काउज, मंकी, पिजन, सब डॉग, कुत्ते उत्ते सब घूम रहे थे वहां पर ग्राउंड में। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने थोड़े से फ्लावर लिया, खरीदा और भगवान को चढ़ाया। देयर आर सो मेनी वर्शिपर, वहां पर बहुत सारे पूजा करने वाले लोग आए हुए थे। सब पृष्ठ यानी कि मुख्य पुजारी का जो थे उनका ध्यान अपनी ओर सब आकर्षित करने में लगे हुए थे कि पुजारी जी का ध्यान मेरी तरफ आए, मेरी तरफ आए। और वो वहां पर में हमने देखा कि अगर आप कुछ लोग पैसे भी चढ़ा रहे थे, तो अगर आपने ज्यादा पैसा दिया तो वो देखा कि पुजारी जी ने उनको लड्डू प्रसाद कुछ ज्यादा मात्रा में दिया। अगर आप कुछ भी नहीं चढ़ाए तो थोड़े थोड़े से फूल आपको देते जाएंगे और आगे कहेंगे बढ़ने के लिए। यानी कि हमारे हिंदू मंदिर जो होते हैं उसमें खूब शोर शराबा रहता है, खूब आपको शोर मिलेगा, बातें मिलेगी, कुत्ता गाय बकरी सब घूमते हुए। क्योंकि मुख्य क्या बात है कि हिंदू मंदिर मतलब सनातन, और सनातन का मतलब है जो सभी जीवों और सब चीजों से प्यार करे। तो इसीलिए हमारा मंदिर में कुत्ता और गाय रहते हैं, गाय ने गोबर भी कर दिया, हम उसे अशुद्ध नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि पूजा जो है वो तो हमारे दिल से होगी ना, पूजा थोड़ी ना इन चीजों से होगा। और हम किसी को सताते नहीं है, ना गाय को, ना कुत्ते को, ना किसी को। कोई लोग वहां हॉकर्स आ गए, कुछ अपना सामान बेच रहे हैं, हॉकर सब घूम घूम के हाथ में लेकर कैमरा, तो कैमरे का रील, उस समय में रील भी चलता था ना,
रील लगता था कैमरे में, आज का नहीं है कि रील का जमाना ही खत्म हो गया। और लेखक कहते हैं कि मैं भी चाहा कि कुछ खरीद लूं, क्योंकि नेपाल में सामान खरीदना सस्ता पड़ता है। सस्ता क्यों पड़ता है? क्योंकि उसकी करेंसी जो है वो हमारे भारत के मुकाबले करेंसी कम है। तो अगर हम पैसा भारत का, इंडिया का रुपीस देंगे तो हमको सस्ता पड़ेगा। पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो आपको हम बता दें कि ये शिवलिंग का मंदिर है, भगवान शिव का है, क्योंकि इस भगवान शिव को पशुपति भी कहा गया है। उसी के बगल में से बागमती नदी भी बहती है। और यहाँ पर देखा कि लोग जो भी फ्लावर फूल सब चढ़ाते हैं वो एक तरफ चढ़ाते हैं और वो बहकर दूसरी तरफ नदी के किनारे गिर रहे होते हैं। और वहां पर लोग उस फूल को उठाकर फिर से ले आते हैं और फिर से बेच देते हैं इधर आकर मंदिर के आंगन में। दूध सब इतना चढ़ाया जाता है कि दूध बह रहा होता है। लेखक को लगता है कि हमारे हिसाब से जब दूध चढ़ाया जाता है तो चढ़ा लो, लेकिन जब दूध बहकर जाता है तो उसे वेस्ट होने की जगह पर हम अगर उसे दूध को बाल्टियों में उठा लें और हम जानवरों को भी दे सकते हैं पीने के लिए, तो ये सही रहेगा। वहीं पर में बागमती नदी में कुछ वॉशरमैन सब थे जो कपड़े धो रहे थे। कपड़े धोने के अलावा बच्चे सब नहा भी रहे थे। और वहीं पर बालकनी से जो लोग थे वो उठा करके ऑफरिंग्स वाले सारे फूल को, पत्तियों को ला करके फिर इधर आकर के बेचने भी लगते थे। इसके बाद तो यहाँ पर ये सीन था, हर तरफ शोर शराबा। उसके बाद हम कहे कि अब चलेंगे बुद्धनाथ स्तूपा, यानी कि बुद्धिस्ट मंदिर को जाएंगे। जब हम बुद्धिस्ट मंदिर पर ये पहुंचे तो बहुत ज़्यादा शांति थी वहाँ पर में, इतनी शांति कि अगर एक सुई भी गिरे तो उसकी भी आवाज़ आ जाए। बिल्कुल पशुपतिनाथ मंदिर से डिफरेंट। एक और बात मैं बता दूं आपको, पशुपतिनाथ मंदिर का जो मुख्य पुजारी है वो नेपाली नहीं होते, उनका इलेक्शन चुनाव होता है और वो भारत से चुनकर जाते हैं। है नेपाल में, लेकिन पशुपतिनाथ के मंदिर आज भी भारतीय ही चुनकर यहां से जाते हैं। समझ गए? तो उसका सीधा उल्टा, हमारे पशुपतिनाथ मंदिर का सीधा उल्टा था काठमांडू में बुद्ध स्तूपा के पास, यानी कि बुद्धिस्ट टेम्पल में। वहां भी तिब्बत के लोग सब काफी ज्यादा दिख रहे थे, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो असली मानने वाले लोग हैं वो तिब्बती लोग ही हैं। चाइना में बौद्ध धर्म है, लेकिन वो लोग एक अलग तरह की विचारधारा रखते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध में आप जानते हो महायान और हीनयान दो भागों में बट गया था। तो तिब्बती लोग वहां थे और वो भी सामान बेच रहे थे। वो अपना सामान नीचे में एक चटाई मैट लगाकर बिछा दिया, और वो भी वही कैमरा या तरह तरह के चीनी मिट्टी से बने हुए सामान, मोती के माला या और सब चीज़ें भी। और सबसे ज़्यादा चीज़ कि उनकी ज़्यादातर चीज़ लकड़ियों के थे। लकड़ी को छेनी से उकेर कर, काट कर और विभिन्न तरह की मूर्तियां बनाकर या सीटी भी बेच रहे थे। सब कुछ ज़्यादातर 90% उनकी लकड़ियों के थे चीज बने हुए, सब के सब एंटीक पीस, हाथ से बनाया हुआ। यही नहीं, और भी खिलौने सब भी बेच रहे थे, यानी कि छोटे छोटे बाइसिकल, कोई घंटियां, छोटे छोटे मोटरसाइकिल, सब वो बेच रहे थे। हमने उन सब का आनंद लिया। अब देखा बहुत सारे लोग वहां पर में अपना ध्यान लगा के आंख बंद करके नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं और वो अपना तपस्या में लीन है। तो दोनों तरफ जो था वो बहुत ही गजब का सीन था। एक तरफ फेब्राइल कंफ्यूजन था पशुपतिनाथ मंदिर में, तो दूसरी तरफ बुद्ध स्तूपा में, बौद्ध मंदिर में ग्रेट शांति थी। बिल्कुल काम, पीसफुल एटमॉस्फेयर था यहाँ पर। फिर हम वहाँ से आ गए देखकर जो हमने कमरा लिया था उसी कमरे पर आए, थोड़ा आराम कर रहे थे। अब सोच रहे थे कि हम दिल्ली कैसे जाएंगे। तो काठमांडू से सीधा दिल्ली के लिए कोई फ्लाइट नहीं थी। तो ऐसे में हमने सोचा कि हम जाएंगे कैसे। तो हमें पता चला
हाँ, तो हम घर कैसे जाएंगे? तो इनको तुरंत ही पता चला कि नहीं, जाने के कई रास्ते हैं। तो सबसे पहले विक्रम सेठ सोचते हैं कि मैं यहाँ से ट्रेन से भी जा सकता हूँ, तो ट्रेन से मैं पटना पहुँच जाऊँगा, फिर पटना से बनारस जा सकता हूँ, गंगा सबको देखूँगा, बनारस से फिर मैं इलाहाबाद भी जा सकता हूँ, फिर वहाँ यमुना के भी दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा तब हम वहाँ से फिर आगरा जाएंगे और फिर आगरा से दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगेगा और विक्रम सेठ होम सिक हो गए थे, यानी कि घर की बहुत उनको याद आ रही थी और वो घर पहुँचना चाहते थे जल्दी से। इसीलिए उन्होंने पता किया कि कहीं से पता करो कि नेपाल के एयरलाइंस इंडिया में कहाँ जाती है। तो उन्हें पता चल गया कि हाँ, इंडिया जाती है नेपाल एयरलाइंस। और फिर हमने उसके ऑफिस में गए, एयरलाइंस ऑफिस में एक टिकट इन्होंने खरीद लिया और वो टिकट खरीद कर फिर वो बैठे थे, क्योंकि कल की उनको टिकट मिली थी। तो अच्छा है, कल सीधे हम अब इंडिया पहुंच सकते हैं और वहां से दिल्ली चले जाएंगे। और सीधा दिल्ली के लिए उनको मिल गया, जबकि इनको पहले से पता था कि सीधा दिल्ली के लिए एयरलाइंस नहीं है, लेकिन किसी ने बताया नहीं, एयरलाइंस है, आप जा सकते हो। इसके अलावा अब हम टिकट लेकर ये अपने कमरे पर बैठे हुए थे। कमरे पर बैठे बैठे वहां पर एक बांसुरी बजाने वाला आया। जब बांसुरी वाला, जब भी विक्रम सेठ कहते हैं कि जब भी बांसुरी वाला आता है तो उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता हूँ, फैसिनेटिव हो जाता हूँ। क्योंकि जो बेचने वाला आता है ना बांसुरी, उसको आप देखोगे कि वो इतनी सुंदर बजाता है, तो हर बार विक्रम सेठ को लगता है कि मैं एक बांसुरी खरीदता और मैं भी बजाने लगूंगा। और ये हर बार खरीदते हैं, इस बार फिर एक बांसुरी खरीदते हैं और उसे बजाते हैं। लेकिन वही, इनको तो बस सीटी जैसे आवाज ही आ रही है, इनको पता ही नहीं कि कैसे बजाते हैं। लेकिन हर बार इनको जरूर लगता है कि मैं इस बार तो सीख ही जाऊंगा। लेकिन ये कभी भी बांसुरी बजाना नहीं सीख पाए हैं। उसके बाद उन्होंने रात को आराम किया और फिर रात को आराम करने से पहले भी बांसुरी बजाने की बहुत कोशिश की। जिसने बांसुरी बेचा था उससे उन्होंने बार बार सीखा भी था कि कैसे बजाते हैं, जरा हमें भी सिखाओ। वो सिखा भी दिया था, लेकिन फिर भी इनसे बांसुरी नहीं बजी। और फिर दूसरे दिन जो है वो एयरलाइंस पकड़ के वो अपने घर आ गए, यानी कि दिल्ली आ गए। यही था काठमांडू से इनका यात्रा। तो बच्चों, आप लोगों को कैसा लगा बताना कमेंट में। धन्यवाद, थैंक यू।